यूपी चुनाव में आज अहम दिन है। बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह इसे जारी करेंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता संकल्प पत्र के जारी किए जाने के मौके पर मौजूद रहेंगे। रविवार को ही बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होना था, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की वजह से बीजेपी ने फैसला टाल दिया था। अब आज वो संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों का मुद्दा, युवा, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को अहमियत दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर यूपी चुनाव के लिए वर्चुअल रैली करने वाले हैं। पीएम शाम 5 बजे ये संबोधन करेंगे। रामपुर, बदायूं और संभल जिलों के लिए प्रधानमंत्री का ये वर्चुअल संबोधन है। आज होने वाले कार्यक्रम के तहत 15 विधानसभा इलाकों में बीजेपी अभियान चलाएगी। पंजाब के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अभियान शुरू कर रहे हैं। फिरोजपुर और लुधियाना के लिए पीएम वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बीते दिनों फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक के बाद से अब तक पंजाब में पीएम मोदी की कोई रैली या सभा नहीं हुई है। उत्तराखंड के लिए भी प्रधानमंत्री की आज वर्चुअल रैली होनी है। यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी भी जमकर प्रचार में जुटे हैं। आज भी वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और अमरोहा में प्रचार करेंगे। दोपहर में वे मुरादाबाद में रहेंगे, फिर अमरोहा पहुंचेंगे। आखिर में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जाकर प्रचार करेंगे। बीजेपी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। गोवा में रविवार को ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बेहद तीखे वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी मुझे विचार कांग्रेस के बयानों से आता है। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से आप मुद्दों को जोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि आपको 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान की भी कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के कथन और विष्णु पुराण के श्लोक का उदाहरण देकर पूछा कि भारत राष्ट्र नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो, कांग्रेस की यही नीति रही है। उन्होंने कहा अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो कांग्रेस का चरित्र बन गया है। इसलिए कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बन गई है। पीएम ने राहुल गांधी पर तमिल भावनाओं को कुरेदकर उनमें अलगाववाद को उकसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यन भारती की एक कविता भी सुनाई। पीएम ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत का शव लाया जा रहा था, तो तमिल भाई बहनों ने बिना सूचना सड़क किनारे खड़े होकर वीर वणक्कम का नारा लगाया। मोदी ने कहा कि गरीब कभी बेईमानी नहीं करता है, वो उसका कल्याण करने वालों को सत्ता से हटा दे, ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने एक झटके में 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। उसने 2013 में गरीब आकलन के मूल नियमों को बदल करके ऐसा किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की पिछली सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल के दौरान महंगाई 10% से ज्यादा रही थी, जबकि 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। महंगाई पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से कहा था, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और नियंत्रण सरकार के हाथों से बाहर हो जाती है। अगर अमेरिका में कुछ भी हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। मोदी ने कहा कि ये उस जमाने में कहा गया था जब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का था। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से हाथ ऊपर करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की पीड़ा भी झलकी।
उन्होंने राजनीति के लिए देश के छोटे किसानों के हितों की अनदेखी करने के लिए अपनी नाराजगी का इजहार किया। मोदी ने कहा कि इतने वर्षों तक देश पर राज करने वाले और महलनुमा घरों में रहने के आदी छोटे किसान के कल्याण की बात करना भूल गए हैं। भारत की प्रगति के लिए छोटे किसानों को सशक्त बनाना जरूरी है। छोटा किसान भारत की तरक्की को मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ रहा है। देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग अब पहचान रहे हैं और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में कांग्रेस ने हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब लॉकडाउन का पालन कर रहा था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। तब कांग्रेस के लोगों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर मुंबई के श्रमिकों को जाने के लिए उनको टिकट दिया था, लोगों को जाने के लिए प्रेरित किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। उन्होंने कांग्रेस को एक एक राज्य में लंबे समय से मिल रही हार का हवाला देकर अहंकारी बताया। पीएम ने कई राज्यों के नाम लेकर बताया कि कांग्रेस कहां कितने वर्षों से सत्ता से बाहर है। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार, गुजरात में 37 साल पहले जनता ने आपके लिए वोट किया था। बंगाल में 1972 में आपको पसंद किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में सोमवार को बिजनौर की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वो यहां नहीं पहुंच सके। पीएम मोदी ने बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित किया। जन चौपाल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत की। दुष्यंत कुमार की लाइन, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, के जरिए हमला बोला। अखिलेश पर करारा हमला बोलते हुए पीएम ने समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य लोगों की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। पीएम मोदी ने पिछली सरकार के कार्यकाल की आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप याद करें, महिलाओं और हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। चेन लूट कर शुक्र मनाया जाता था कि जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त किया है। हमारी सरकार ने बेटियों को असल सम्मान दिलाया है। मोदी ने कहा कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। पहले चरण के रण के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली की। योगी आदित्यनाथ ने यहां समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में कब्रिस्तान की दीवार बनवाने को ही विकास कहा जाता था। योगी ने लोगों से पूछा कि आपको कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए। योगी ने आरोप लगाया कि अखिलेश की सरकार ने मुजफ्फरनगर को दंगों की आग में झोंक दिया था। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि 10 मार्च के बाद वो गर्मी निकाल देंगे। योगी ने अखिलेश और जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक लड़का दंगा कराता था और दूसरा लड़का दिल्ली से देखता रहता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के राज में अपराधी राज्य से पलायन कर रहे हैं तो विपक्षियों को दर्द हो रहा है। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये 2 लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ बोलकर जनता को बरगलाने में लगी है। इसके अलावा अखिलेश ने आरोप लगाया कि कोविड के दौरान सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर टिकैत बंधुओं से मिलने जयंत चौधरी पहुंचे। इसके पहले भी जयंत चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात कर चुके हैं। टिकैत बंधुओं से मुलाकात के बाद जयंत ने कहा कि ये उनका घर है, वो अपने घर आए हैं। इसके अलावा जयंत ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए। जयंत ने पूछा कि पीएम बताएं कि बजट में किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची और सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ
शुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी पर हुए हमले के आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। 3 गवाहों के जरिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, मगर उन्होंने अब तक सुरक्षा नहीं ली। साथ ही अमित शाह ने ओवैसी से अपील की है कि वो जल्द ही सुरक्षा ले ले। कोरोना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। ट्विटर पर दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। योगी ने कोरोना काल में दिल्ली से मजदूरों के पलायन को लेकर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक अमानवीय काम आपकी सरकार ने किया। इसे लेकर केजरीवाल ने भी पलटवार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नदी में लाशें बहने का जिक्र करते हुए जमकर हमला बोला। ईरान ने 2015 में हुए अमेरिका परमाणु समझौते की बात को आगे बढ़ाने का दिया संकेत। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बातचीत के लिए जताई उम्मीद। अमेरिका ने ईरान को परमाणु पाबंदियों में हाल ही में छूट का किया है ऐलान। वहीं ईरान अभी भी अधिक छूट की कर रहा मांग। रूस से युद्ध की चुनौतियों के बीच क्रीमिया के नजदीक यूक्रेन की आर्मी ने बड़ी संख्या में उतारे टैंक। सुरक्षा बलों ने पहली बार अमेरिका के दिए टैंकों के साथ किया युद्धाभ्यास। क्रीमिया द्वीप को लेकर है दोनों देशों के बीच विवाद। 2018 में यूक्रेन के 3 नौसैनिक जहाजों पर रूस कर चुका है हमला। कनाडा की राजधानी ओटावा के मेयर ने कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आपातकाल की घोषणा की। मेयर जिम वाटसन ने कहा कि इससे शहर की सेवाओं की आपूर्ति के लिए मिलेगा सहयोग। वहीं प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप समेत रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं का मिल रहा समर्थन। विंटर ओलंपिक के आयोजक शहर बीजिंग में 3 कोरोना मामलों के साथ चीन में दर्ज हुए 45 नए घरेलू केस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने जताई चिंता। इससे पहले ओलंपिक से जुड़े कई मामले भी आ चुके हैं सामने। अमेरिका और एशिया के बाजारों को चुनौती देने के लिए फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मैरी ने जारी किया 1 बिलियन यूरो का यूरोपियन टेक फंड। मैरी ने फ्रांस डिजिटल पॉलिसी प्लान की समिट में फंड को बताया ऐतिहासिक। कुछ महीने बाद फ्रांस को मिलने जा रही यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता। कोरोना के चलते अमेरिका के कई राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन ने बताया, स्वास्थ्य सुरक्षा के चलते बहुत सारे शिक्षक दे चुके हैं इस्तीफा। इस वजह से अमेरिका में शिक्षकों की भर्ती के लिए निकाले गए हैं काफी पद। नेपाल की राजधानी काठमांडू के प्रशासन ने कोरोना पाबंदियों को कम करने के साथ ही स्कूलों को खोलने की घोषणा की। यातायात पर लगी ऑड इवन पाबंदियां भी हटाई गई। देश में कोरोना मामले कम होने पर लिया गया फैसला। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को जबरदस्त मुकाबले में 4-2 से हराया। अब बार्सिलोना चौथे स्थान पर पहुंच गया है और तीसरे दौर के बाद पहली बार चैंपियंस लीग की दौड़ में वापसी की। विंटर ओलंपिक में स्विट्जरलैंड के अल्पाइन स्कीयर बीट फ्यूस ने अल्पाइन स्कीइंग में जीता गोल्ड। स्विट्जरलैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने रेस को 1 घंटे 42 मिनट में किया पूरा। इसी के साथ फ्यूस अल्पाइन स्कीइंग में गोल्ड जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बने। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियां की छोटी बहन और बिजनेस वुमन काइली जेनर दूसरी बार मां बनी। उन्होंने लड़के को जन्म दिया और अपने घर आई इस खुशी को अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया। 2 फरवरी को हुआ बच्चे का जन्म।